नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। अब से कुछ देर पहले 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। कुल मिलाकर इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव का महाघमासान भी होना है और इसके लिए हर राजनीतिक दल होमवर्क करने में जुटा है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने विधानसभा से लेकर अगले वर्ष 2024 के चुनाव का होमवर्क पूरा भी कर दिया है। ऐसा होमवर्क जिसमें 400 सीटों के लिए एक्शन प्लान रेडी हो गया है और यह एक्शन प्लान दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। ऐसा प्लान जिसमें बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के एक-एक मोहल्ले और कॉलोनी के लिए विक्ट्री का खाका तैयार किया गया। प्लान 400 को कामयाब करने के लिए मोदी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को समाज सेवा का गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई वोट दे या ना दे, धर्म के भेदभाव को भुलाकर सिर्फ जनसेवा करनी है, क्योंकि देश के लिए सर्वोत्तम समय आने वाला है। बीजेपी के प्लान 400 पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सत्ता में बने रहने के अब सिर्फ 399 दिन ही बाकी रह गए हैं। वहीं टीएमसी ने कहा कि 2024 में बीजेपी की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आखिर किसका टारगेट सेट होगा और किसकी राह मुश्किल होगी? कौन बनेगा विनर और कौन बनेगा लूजर? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले देखिए यह टीजर रिपोर्ट। से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। बीजेपी ने देश के सामने एक विजन रखा है, नफरत भरा हुआ विजन रखा है। यात्रा ने एक और दूसरा विजन दिखा दिया है। भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है। हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। ये चुनाव नहीं होगा, ये इनकलाब होगा जो भारत के अंदर आएगा और उसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। उन्होंने नई ऊर्जा हर कार्यकर्ता में भर दी। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनावों में और लोकसभा 2024 के चुनाव में होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम 2024 पे भी विजय पता करेंगे। 273 की संख्या जब पार कर हम लेंगे, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन। रिदम बना हुआ पार्टी का, उसको गति देने की आवश्यकता है। देश को बनाना, देश को बनाए रखना, देश में मोहब्बत और प्यार बनाए रखना, ये सारा हमारा संकल्प ही है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आपने सभी नेताओं का लगभग ये बयान सुन लिया होगा कि उनकी राय क्या है 2024 के लिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है, बीजेपी का टारगेट अब बड़ा हो गया है, अब बात 400 पार की हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। ए.के. वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है एलजेपी के। मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सभी मेहमानों के पास एक एक करके हम चलेंगे, लेकिन पहले के शर्मा जी, ये टारगेट कुछ बड़ा नहीं हो गया या आपको लगता है कि जैसे पिछले टारगेट आपने अचीव किए हैं, इस बार 400 पार भी संभव है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट सेट करती है वो हवाओं पे नहीं किया करती है। हम जब जमीनी हकीकत को समझते हैं और जब जमीन से हमको जो है फीडबैक मिलता है, क्योंकि आपको पता है हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उस आधार पर हम अपना टारगेट सेट करते हैं और लगभग हमने उन टारगेटों को अचीव भी किया है। पिछली बार भी लोकसभा जब चुनाव हुए थे हमने 300 प्लस की बात की थी
और हम 303 सीट जीत कर आए। जबकि उसके पहले के यदि आप चुनाव देखें तो हमने कहा था हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हम 282 सीट जीत कर आए। 271 सीट जो है बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन 282 जीते। तो हम जो है ये लक्ष्य अपनी जो निर्धारित करते हैं, ये अपने कार्यों के जो डेवलपमेंट के हमने काम किए, जो विकास के काम किए, जो जनता का हमको समर्थन मिला, जिस ढंग से हमको जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है पिछले चुनाव में जो देखने को आ रहे हैं, तो उसके आधार पर हम तय करते हैं। ठीक है जी, जो भी बाकी स्थिति बनती हो, लेकिन मैं इसका उदाहरण इसलिए भी देता हूं कि बहुत सारे मिथकों को हमने तोड़ा। उत्तर प्रदेश में कभी कोई दूसरी बार सरकार नहीं आई, 35 साल में रिपीट नहीं हुई थी, हमने वो मिथक तोड़ दिया। हमने उत्तराखंड का मिथक तोड़ा, हमने गोवा में जो है हैट्रिक बनाई। हम नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कि जहां भाजपा नहीं थी, हमने इन दौरान में नॉर्थ ईस्ट के सारे नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकार बनी। तो इस तरह से हमने वो सारे अचीवमेंट्स कवर किए हैं। और आज हमारे पास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व है, और जो 18 करोड़ की आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है और जो मेहनत करते हैं, हम उनके बल पर इस लक्ष्य को आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जो एक तरह से विपक्ष का एक जो दूसरा मोर्चा है उस मंच पर थे, केसीआर का वो मंच था, और उस मंच पर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि 400 दिन का इन्होंने प्लान तो बना लिया, लेकिन दिन अब 399 ही बचे हैं और ये आखिरी 399 दिन है सरकार के। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। के शर्मा जी, 399 दिन बचे हैं, आप तैयारी के लिए जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके जाने के लिए 399 दिन है। ऐसा है, मैं अखिलेश यादव जी के ऊपर क्या बोलूं। पिछले 4-5 चुनाव से इनकी बतौलेबाजी हम सुनते आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी हल है। 2017 में आपने इनकी जो है बतौलेबाजी सुनी, बड़ा चिल्लाते थे, हुआ क्या। 2019 में देखिए लोकसभा चुनाव में, इसी तरह से 2022 के चुनाव में जनता जो है आए समय इन्हें जो है बर्खास्त कर रही है, दिनों पे दिन इनको सड़क पे ला रही है, लेकिन अब बोलने से लोकतंत्र में कौन रोक सकता है राम जी। तो वो बतौलेबाजी करनी उनकी आदत है, और आत्म परीक्षण करके सोचने का उनका वो बचा नहीं। अरे कुनबा तो बचा नहीं पा रहे हैं, अपना परिवार बचा नहीं पा रहे हैं। चलता हूं आपकी बात और ये देश की बात कर रहे हैं मनोज यादव जी। अखिलेश यादव की बात का पहला हिस्सा भी अगर हम गौर से सुने तो वो कह रहे हैं हमें तो लगता था कि ये सरकार जाएगी नहीं, लेकिन सरकार खुद ही अपने 400 दिन गिन रही है। तो अखिलेश यादव भी अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि हम हटा देंगे, बीजेपी मानकर चल रही है। राम मोहन जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। और आप जब देखेंगे पूरे देश के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी है। बुनियादी सवालों को लेकर, छात्रों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का जो बुनियादी सवाल है, जो बीजेपी के जो साथी कह रहे थे कि कई सारे चमत्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ साथी, ठीक कह रहे थे आप, कई सारे चमत्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने। पहला चमत्कार सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, और स्विस बैंक से रिपोर्ट आई कि 52% देश में काला धन बढ़ गया। जिस देश की सरकार ने, रिपोर्ट है, कई सारे चैनलों की रिपोर्ट है कि जिस देश में भूखमरी की हालात ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि हमारी हालात नेपाल, बांग्लादेश से खराब है, उस देश के प्रधानमंत्री 6491 करोड़ रुपया अपने भोग विलास पर और प्रचार पर खड़ा करते हैं। अपने ही देश के नागरिकों को अब आप लाभार्थी बताते हैं, आप उनको कृतज्ञता जाहिर करते हैं। अरे आप नहीं कृतज्ञ हो पाते हैं? इस देश के लोगों ने आपको चुना है। इस देश उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में मैं खत्म कर रहा हूं, राम मोहन जी खत्म कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के नौजवान जब अपना रोजगार मांगता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 68,500 में क्या हुआ,
13 असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती किया, एक दलित रखा। अगर आप गणितीय हिसाब से देखें तो 0.13% जो जमात जो समाज 90% है उसको बीजेपी मनोज यादव जी, इन सारे तर्कों का उत्तर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं मिला क्या? या 2022 में आपके तर्क कुछ नए थे? राम मोहन जी उसमें काफी हद तक आपको आंसर मिले होंगे इन सवालों के। जी राम मोहन जी, जो जनादेश मिला है उसको बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके संज्ञान हेतु बताते हैं कि इस देश में बीजेपी को 37% वोट दिया लोगों ने 2019 में, और बीजेपी के विरोध में इस देश में 63% लोगों ने वोट दिया। आज भी समाजवाद को, मानवतावाद को, गरीब के, किसान के बुनियादी सवाल को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके माध्यम से, चूंकि एक जिम्मेदार संस्थान के आप पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकार ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए और कहीं न कहीं इस देश का निर्वाचन आयोग निष्पक्षता का और निर्भीक होने के अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। पार्टी के बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं 403 विधानसभा में बता दूंगा। नहीं, वो सारे उदाहरण मेरे देखे हुए हैं, उनको आप बार बार रिपीट करेंगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन वो अंतर इतना ज्यादा है सीटों का कि उसमें आपके 2-4 अगर उदाहरण में ठीक भी मान लूं तो भी वो काम के नहीं है, क्योंकि आपको सरकार बनाने के लिए वहां पर जितनी सीटें चाहिए थी उससे काफी पीछे आप लोग रह गए। ओनिका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओनिका मल्होत्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। ओनिका जी, स्वागत है आपका। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि धर्म 2024 के चुनाव जी मैं आ रहा हूं मनोज काका, वापस आपके पास आ रहा हूं। बड़ी पार्टी बन के उभरे, धर्म का भेद भुलाकर समाज सेवा के काम में ये 400 दिन लगाने हैं, क्योंकि भारत के लिए सर्वोत्तम समय आने वाला है। क्यों ये 400 दिन? क्यों 8 साल से क्या कर रहे थे? क्या भारत की सेवा नहीं कर रहे थे आप? दिन क्यों गिनवाए जा रहे हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है सर कि डबल इंजन की सरकार है, ना तो इसमें स्टीम बची और ना इसमें कोई प्रेशर है। मुझे लगता है कि 56 इंच का सीना वो भी सुकड़ गया है, क्योंकि भारत जोड़ो की यात्रा ने उनको बहुत ही विचलित कर दिया है। जब ये तस्वीरें आती हैं, लोग उमड़ के आ रहे हैं, हर जाति, हर प्रांत के हर लोग गांव पर आ रहे हैं और सिर्फ प्रेम और भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो घबराहट तो होगी ना। और फिर जाहिर सी बात, अपनी उल्टी गिनती आप करेंगे। लेकिन देखिए, घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो हमारा भी निवेदन यही है आप सबसे और जनता से भी कि आप अंतर देखिए। एक इंसान जो लाल किले, हमारे प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीन वहां से कहते हैं कि महिला को सम्मान करना चाहिए, और ठीक उसी वक्त होम मिनिस्ट्री से परमिशन मिलती है और गुजरात के एक बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनको संस्कारी कहा जाता है। इस तरह से संस्कार आप बनाएंगे देश में? इस तरह से आप सेवा भाव करेंगे क्या? और आप विश्व गुरु की बात करते हैं। अंधकार जो देश में फैला वो उसको कौन मिटाएगा? तो ये 8 साल में सर हमने देखा है कि स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड गिरते चले गए हैं, बढ़े नहीं आगे। बातें बहुत अच्छी हुई हैं, नो डाउट। आपने सफाई अभियान की बात की सर, महाउत्सव की बातें कर दी, उज्जवल भारत की बातें कर दी। हकीकत जमीनी बहुत परे है, इसलिए बहुत जरूरी है। लोग मूर्ख नहीं है, 2 बार देख चुके हैं इनकी बातें। जी के जी लगता है के शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं वापस उनके पास जाऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ए के वाजपेयी साहब हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। ए के वाजपेयी जी, जो बुनियादी सवाल हैं उनके उत्तर तो हर सरकार को देने चाहिए, लेकिन ये जो टारगेट सेट अगले 400 दिन के लिए प्रधानमंत्री ने किया है, क्या ये वाजिब है और इसके वैसे ही परिणाम मिलेंगे जो 2019 में देखे गए? राम मोहन जी, ऐसा है, अच्छे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो टारगेट पहले फिक्स कर लेते हैं और उसी के हिसाब से उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स रखते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? ये इनको समझ थोड़ी आएगा चीजें। ये विपक्ष के लोगों को ये समझ नहीं आ पाएगा कि वो 400 का दिन का मतलब क्या है। मतलब अभी से पूरी सेना को तैयार कर दिया उन्होंने, अपनी जो बीजेपी की सेना है, कि चुनाव की भट्टी में झुक जाइए और ये रिजल्ट हमको चाहिए। तो ये कमांडर का फर्ज होता है, कमांडर का फर्ज होता है कि अपनी सेना को कैसे जिताएंगे। दूसरी तरफ ये क्या बातें कर रहे हैं? कहाँ ये का की बात हो रही है? इनके पास एक ही फार्मूला है कि विपक्ष का एकता हो जाए तो इनको हम बाहर कर देंगे। काहे का एका? और खाली जनता को उस एका से क्या लेना? हम तो ये कह रहे हैं, जनता को सरोकार है कि 80 करोड़ लोगों को बाकायदा अनाज मिल रहा है पिछले 3 साल से। जनता का कंसर्न वो है।
जनता का कंसर्न ये है कि देश की छवि क्या बन रही है, नंबर 2। और नंबर 3, जनता का कंसर्न ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो भारत में कितना पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते। इन चीजों को जनता देख रही है और इसीलिए बार बार जनता रिपीट कर रही है। 14 में भी चैलेंज था, फिर 1900 में भी चैलेंज था, फिर गुजरात में भी चैलेंज था। मतलब कितनी बार परीक्षा है। ये तो देखिए, बीजेपी तो चुनाव की मशीन है, उनको तो आज खत्म हुआ दूसरे दिन फिर लग जाते हैं। मेरे साथ राजीव रंजन ये जानती है कि इस सरकार से, राजीव रंजन, टारगेट सेट करने में वाजपेयी साहब कह रहे हैं कोई बुराई नहीं है और अच्छे मार्क्स पाने हैं तो एक तय तो करना पड़ेगा कि कितने मार्क्स हमें लेने हैं, उस हिसाब से तैयारी करें। देखिए, निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य निर्धारित करना ही चाहिए हर पार्टी को, लेकिन लक्ष्य निर्धारण के साथ कई असफलताओं को भी आपने कबूल लिया है। आपने ये माना कि आपको समाज के कमजोर तबकों के बीच जो काम करना चाहिए था आपने नहीं किया। धर्म और जाति के प्रश्नों पर पार्टी ज्यादा मुखर रही है और शायद इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि इस तरह के बेवजह बयानों से खुद का पल्ला झाड़े। उन्होंने कई ईमानदार स्वीकारोक्तियां पूर्व में भी की। जिस समय आप देख रहे थे कि गो हत्या के सवाल पर कई लोग अपने हाथ में कानून ले रहे थे, उन्होंने तथाकथित गो रक्षकों को भी काफी कुछ कहा था। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहते हैं और आरएसएस और जो भी सहयोगी संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर जो एक तबका है वो किसी सूरत में अपने एजेंडे पर काम करना चाहता है और इसीलिए उन्होंने जब भी जो कुछ कहा है उन्होंने कहा, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं हुआ। लक्ष्य का सवाल है तो हिंदुस्तान की जो तस्वीर है, 2023 में 9 राज्यों के चुनाव होंगे और 2024 का अंदाजा आपको इन राज्यों के चुनाव से आपको काफी हद तक मिल जाएगा कि कितनी मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में करना पड़ेगा, जब उन्हें छत्तीसगढ़ से लेकर उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और जो त्रिपुरा से लेकर जो जिन पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, इन सभी जगह कड़ी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन राजीव रंजन जी, कई स्थानों पर बड़े पराजय के बाद एक बात बताइए कि पिछला 2018 का परिणाम था, 19 से पहले का, उसमें भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो माइनस ही था जो बड़े स्टेट हैं। तेलंगाना में भी ऐसा कुछ खास बीजेपी का प्रदर्शन है नहीं, लेकिन इसके बावजूद 2019 में जो परिणाम आया वो तो पिछली बार से भी बेहतर था। तो क्या ये गणित हमेशा काम करते हैं? देखिए, नहीं, मैं उसके अपने दावे की पुष्टि में आपको यह जरूर कहूंगा कि अगर प्रदर्शन आपका निरंतर कमजोर हो रहा हो तो कोई चमत्कार ही आपको बचा पाएगा। 2022 में जिन राज्यों में उपचुनाव हुए, अभी ताजा उपचुनावों की चर्चा मैं कर रहा हूं, दिल्ली के एमसीडी का चुनाव मैं कह रहा हूं और हिमाचल, गुजरात के बाहर पार्टी बिखर रही है, गुजरात के बाहर बिखर रही है, जनाधार खिसक रहा है। पिछली बार का एक बात बिल्कुल साफ है, पिछली बार का एनालिसिस ये था कि गुजरात में भी कमजोर हो रही है और गुजरात में भी कांग्रेस की सीटें काफी संख्या में बढ़ी हैं। वो एक तरह से जीतते जीतते हार गए। ये विद्वानों का, आप जैसे विद्वानों का एनालिसिस पिछली बार था और 2019 का परिणाम हमारे सामने। वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। वारिस साहब, बहुत स्वागत आपका। और सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी कह रही है कि अगले 400 दिनों में धर्म, जाति, इन भेदभावों को भुलाते हुए लोगों की सेवा का काम करना है, बिना वोट बैंक की परवाह किए। उन्हें मदद मिलेगी इससे? झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, क्या हिसाब से बोल रहे हैं आप? सुनिए ना, 2024 की तैयारी तो बीजेपी ने कर दी। किस तरह से कर दी है? मंदिर के नाम पे अमित शाह ने क्या कहा कि आप हम इनॉग्रेशन करने वाले भव्य राम मंदिर का, तो डेवलपमेंट के नाम पे तो नहीं कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे कर रहे हैं फिर से। तो ये इन्हीं के कर्नाटक में जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां कर्नाटक मैनिफेस्टो का हिस्सा था। कर्नाटका में भी चुनाव है। कर्नाटक, आप सारे सवाल कर लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं ऐसा बीच में टोका-टाकी में बात नहीं करता। वारिस पठान साहब, हमने तो यही कहा कि वो तो मैनिफेस्टो के जो हिस्से हैं उसको तो वो कहेंगे कि कहना ये भी गलत है। बस आप करिए, पूरी बात करिए। देखिए, फिर से बोलूंगा जी, बीजेपी ने अपना 2024 का जो चुनाव का मैनिफेस्टो था, मुद्दा था, तो जग जाहिर कर ही दिया है पूरे देश के सामने। अमित शाह ने क्या कहा? हम
मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, भव्य मंदिर, मतलब डेवलपमेंट का तो बात नहीं है, मंदिर के नाम पे करेंगे। बात नंबर 2, कर्नाटका में जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं, लीडर है, उन्होंने क्या कहा कि हम इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे और लव जिहाद के नाम पे वोट मांगेंगे। हमको रास्ता, डेवलपमेंट, विकास इसकी बात ही नहीं करना है, लव जिहाद के नाम पे मांगेंगे। वहीं पर बीजेपी की जो तीसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा ठाकुर, उसने क्या कहा, छुरी चाकू तेज करके रखिए, दुश्मनों की गर्दन काटने में काम आएगा। तो मतलब चाकू छुरी के ऊपर चुनाव होगा तो विकास, डेवलपमेंट कहाँ गया? जो वादे किए थे पिछले 9 साल में, तो एक भी वादा पूरा नहीं किया मोदी ने। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया जमा होगा आपके अकाउंट में, नहीं आया। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल, युवा जो देश का है बेरोजगार होकर घूम रहा है आज। मोदी जी ने कहा पेट्रोल डीजल गैस के दाम जो है इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, कहां हुआ? आज भी आप भी गाड़ी में आए होंगे, मैं भी गाड़ी में आया हूं, पेट्रोल डालते डीजल डालते आसमान को छू रहा है प्राइस। बात नंबर 4, रुपये के डॉलर के बनिस्बत आप रुपये को देखिए कहां से कहां चला गया। तो ये सारे जो वादे किए थे मोदी ने, तो सारे खोखले नजर आ गए थे। मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर कहां विश्वास दिख रहा है? आए दिन उनके फुट सोल्जर जो है, या आरएसएस वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, कहां सुनते मोदी की बात? चलिए बताइए मेरे को। आए दिन कभी किसी को पकड़ लिया, मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला दिख लिया, उसको JSR बोल, नहीं बोलने पे मॉब लिंचिंग किया जाता है। कभी शक की बुनियाद पे किसी को गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। कभी तो ऐसा होता है कि कुछ है ही नहीं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि मोदी जी इनके ऊपर एक सख्त कानून बनाइए मॉब लिंचिंग के ऊपर, इसके आधार पर नरेंद्र मोदी वोट भी पा जाते हैं। तो कटनी और करनी में बहुत वारिस पठान साहब, आप ये कह रहे हैं ये मॉब लिंचिंग हो गई या किसी एक सांसद ने कुछ कह दिया, उसके आधार पर बीजेपी को वोट मिल जाते हैं, उसके आधार पर वोट मिल जाते हैं, यानी देश की जनता का एनालिसिस गलत है। किसको मिल भाई 2019 का परिणाम आप देखेंगे, देश की जो ये तो 2014 से 19 के बीच में भी सारे काम हुए हैं या कुछ नया हो रहा है? क्या काम हुए बताइए ना। जो आप ही तो गिना रहे हैं, मैंने तो आपकी बात को आगे बढ़ाया। जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट सब मानते हैं, ठीक है, जनता जनार्दन है, जनता ने वोट दिया है, मगर जनता आपकी बार समझदार है। 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। के शर्मा जी, इस बार आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मोदी जी कुछ और कहते हैं, आपके सांसद छुरी चाकू रखने की बात बताते हैं। देखिए राम जी, मैं बस इतना सा अनुरोध करूंगा कि 4 पार्टियां मेरे विरोध में बोल रही हैं, तो थोड़ा मुझे सबका जवाब देने दीजिए। जी दी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा कि जो है जनता का जो मैंडेट आता है वो सर माथे पर है अभी तो, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। तो पिछले जो है 10 सालों तक जनता मूर्ख थी क्या? मुझे आश्चर्य है, अजब का एनालिसिस यूज करते हैं ये। और ये बात ठीक आपने, ये विलाप हम निरंतर सुनते आ रहे हैं और जनता इनके इस विलाप को नहीं सुनती है, क्योंकि जनता को डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट कौन दे सकता है उसे पता है, देश का एक निर्णायक नेतृत्व कौन है ये पता है। अभी एक मेरे जेडीयू के मित्र यहाँ कह रहे थे, उनका पूरा विश्लेषण ही नहीं समझ में आया मुझे। अरे 2022 के चुनाव का परिणाम देख लो जनाब, 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 7 राज्यों में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इसी 2022 की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक राज्य में हिमाचल में कांग्रेस, एक में पंजाब, उत्तराखंड हम जीते, उत्तर प्रदेश हम जीते, गोवा हम जीते, मणिपुर हम जीते। तो हम जो है, इसके बाद गुजरात जो है, आप कह रहे गुजरात से बाहर भाजपा बिखर गई, कहां बिखर गई? कौन से सपने में जीते हैं आप लोग? लेकिन आश्चर्य विपक्ष है, बोलना है कुछ ना कुछ तो कहना। ऐसे ही कांग्रेस की प्रवक्ता भी गा रही थी गुजरात की स्टोरी। गुजरात में कहां पहुंच गया? 17 सीट कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम 156 सीट जीते हैं, आप 17 सीट में सिमट गए। और आप जो इधर की गा रहे हैं, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपके पास नहीं, सुनिए मेरी बात तो पूरी। जी आप, हाँ। और रही बात जो है, आप अपना ये भारत तोड़ो यात्रा जो लेके निकले हैं, तो ठीक है, आपको जनता ने पैदल कर दिया है तो आप पैदल घूमिए। यही आपके 70 साल से जो आप करते थे, जो सत्ता पे अयासी भोग रहे थे, तो जनता ने उतार के जमीन पे उतार दिया है। अब कुछ साल पैदल घूमिए, जमीन नापिए, जमीन में चलिए, दुनिया समझ में आएगी। आप एक सपा के मित्र, सपा के एक मित्र मेरे गा रहे थे, उनको तो चुनाव आयोग ही जो है निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे चुनाव आयोग पे ही आरोप लगा दे रहे हैं। तो जिस लोकतंत्र में उनको चुनाव आयोग पे जो है यानी भरोसा नहीं है, तो वो चुनाव के पर क्या करेंगे भरोसा? वो तो शुरू से जो लगातार हार मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जो जनता दिखा रही है। और बिलाव की बात कर रहा हूं, आजमगढ़ जैसी सीट, रामपुर जैसी सीट
जो इनकी गढ़ हुआ करते थे, वहां जनता ने इनको नकार दिया और ये सारे प्रयोग कर चुके हैं। बुआ भतीजा भी एक हो चुके हैं, कांग्रेस के दो यूपी के दो छोरे भी एक हो चुके हैं और सबको देखते हुए जनता ने इनको वो जवाब दिया कि जिसके बाद अब ये कहीं जमीन पर बचे नहीं है, कहीं जमीन पर नहीं बचे। पहले मोनिका मल्होत्रा, मैं कह रहा हूँ आपको जनता कहीं नहीं, आप कहीं जमीन पहले जनाब आप इनको बड़ा इनको जो जी सर इनका विपक्ष का जो एनालिसिस है अभी बड़ा ह्यूमरस लग रहा है इनको। ओनिका जी का जवाब ले लीजिए, फिर वापस आ जाऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। ओनिका जी बोलिए। सर इनको विपक्ष का जवाब बड़ा ह्यूमरस लग रहा है इस वक्त, बिकॉज इनको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। सर आप समझिए, जो प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम में इलेक्शन कमीशन का वो सिस्टम तोड़ के भी वो निकलते हैं, परेड कर लेते हैं, और दिल्ली में उनको भी सड़क में उतरना पड़ा क्योंकि उनको भारत जोड़ो यात्रा से इतना खौफ हुआ। आज प्रधानमंत्री को भी सड़क में उतरना पड़ा। सड़क में उतरना कोई गुनाह नहीं है, लोगों के बीच में गुनाह नहीं है, लेकिन आपकी तरह गुमराह करना हमने सीखेंगे जो आप करते हैं लोगों को। आप बातें कुछ करते हैं और ठीक उसका उलट। आपकी निर्मला सीतारमण कहती हैं रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हो गया, ऐसी ऐसी बातें, और आप सोचते हैं लोग आपको अभी भी विश्वास करेंगे। तो भ्रम की स्थिति में मत रहिए, आप विचलित हैं, आप घबराए हुए हैं, इसलिए आपके आनंद फानन में जो कमेटी मीटिंग भी अभी हुई है और उसमें यह कहना कि धर्म के ऊपर उठ के काम करना, अरे करके तो दिखाइए, आप एक एग्जांपल तो सेट करिए। आप अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उन पे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं कहा 400 दिन में हम वो काम करेंगे? क्यों नहीं कहा कि देश की स्थिति गिरती चली आ रही है, हम उस पे काम करेंगे? एनालिसिस अगर करेंगे तो 2022 में जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश के, उसमें आपके हिस्से कितनी सीटें आई आपको मालूम होगा। अब गुजरात में जिस वक्त ये यात्रा चल रही थी उस वक्त गुजरात के इलेक्शन हो रहे थे, और गुजरात में आप कितना आगे बढ़े कितना पीछे आए इसका एनालिसिस पार्टी ने किया होगा। तो ये सारे विषय तो रखे आपने जनता के सामने, लेकिन जनता स्वीकार क्यों नहीं कर रही आपके नेतृत्व को? तो सर उससे पहले जब जनता स्वीकार कर रही थी वो गलत थी, उसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या जब कांग्रेस पावर में थी तब विपक्ष था और आप इसे मीडिया बोलती थी जमदार होके, आज मीडिया क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं मीडिया सवाल उठाती? ठीक कहा पवन खेरा जी ने कि आज विपक्ष अनाथ है क्योंकि मीडिया साथ नहीं है। चौथा स्तंभ अगर साथ आ जाए और हकीकत दिखाई दे तो जाहिर सी बात है। आप ही बोल रहे हैं, सारी बात जनता आपको सुन रही है, मैंने किसी बात पे टोका थोड़ी है, आपकी बात को काटा थोड़ी है। नहीं, आप नाराज होने लगते हैं मीडिया पे। नाराज नहीं हो रहे हम लोग, सिर्फ बताया जा रहा है। ये कह रहा हूं कि आपने जो बात कही मैंने उसको काटा थोड़ी है, मैंने तो पूछा है कि आपके नेतृत्व को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आपने डिबेट कर लिया तो बहुत बड़ा कृपया कर दिया, क्या रेगुलर फीचर क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप क्वेश्चन उठाते? सर आपसे ये पॉइंट किया जाता है जो हकीकत, जमीनी हकीकत है वो क्यों नहीं उठाई जाती? लेकिन वो नहीं उठाएंगे। आप बीजेपी की 400 दिन की बातें तो कर रहे हैं, क्या आपने उसी तर्ज में बाकी जो पार्टीज हैं, कांग्रेस है, आपकी हंसी खसियानी है सर, आपकी हंसी बहुत जल्द बंद होने वाली है। मैं तो नहीं बोलूंगी, जनता ही बताएगी, लेकिन एक भाईचारा है तो मीडिया को क्यों कोई नहीं। आपके बुखलाहट में समझ आ रही है सर के शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ है, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन वो जो हंसना ठिठोरी करना ये बीजेपी की परंपरा है, और जो टोल मास्टर्स है वो यही करेंगे। वो तो राहुल गांधी की टी शर्ट तक पहुंच जा रही है सर, तो ये लेवल हो रहा है। आप हंसिए, आप हंसिए, 400 दिन सर, 400 दिन जी सर, 400 दिन हंस लीजिए, 400 दिन आप प्लीज हंसिए, खुल के हंसिए। हम तो कह रहे हैं हंसिए, वही दिन आपके हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जीत जाए वो भी हंसे, जो हार जाए वो भी हंसे। कोई गुनाह थोड़ी हो गया अगर हार गए तो। हम तो हर हार में खुश रहते सर। भारतीय जनता पार्टी मुस्कुराइए, इनको हरा दे तो भी मुस्कुराइए। सत्ता में रहना ही सिर्फ हंसने का सबब नहीं होना चाहिए। मनोज काका जी को लेके आइए। मनोज काका साहब, ये बीजेपी का कहना है कि आपको भरोसा तो करना होगा क्योंकि वोट तो अल्टीमेट जनता करेगी, और जब जनता खुलकर वोट करती है तो सरकार किसी की बनी रहे उसे पलटने में देर नहीं लगती। नहीं, ठीक बात है। लोकतंत्र में जो तंत्र है वही सरकार है। लोकतंत्र के बारे में कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र का मालिक जनमानस होती है। अब इस देश की जनमानस और आपके माध्यम से पूरे देश की जनमानस ये जानना चाह रही है कि जब रुपया और डॉलर का 70 रुपया के मुकाबले $1 था, तब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो कहते थे कि रुपया का गिरना ही नहीं है बल्कि देश की साख का गिरना। आज रुपया 82 रुपया
हो गया है डॉलर के मुकाबले। तो अब देश की साख गिरी कि नहीं? जो इस देश का नौजवान ये जानना चाह रहा है कि आपने उसके रोजगार को, जो देश का नौजवान आम घर गरीब किसान के घर से निकल के देश की सरहद की सुरक्षा हेतु अपने जान की बाजी लगाने को तैयार रहता है, उसकी नौकरी आपने 17 साल से 4 साल की कर दी। और अपने बीसीसीआई में आपका बेटा सेक्रेटरी बना रहे, उसके लिए आपने कोड के कानून बना दिया उसका कार्यकाल। तो आप अपने सरकारी संरक्षण में अपने सुपुत्रों की, अपने लोगों की नौकरी की कार्यावधि बढ़ा दे रहे हैं और इस देश के गरीब किसान मजदूर के घर से निकले हुए नौजवानों की नौकरी आपने खत्म कर दिया। दूसरा सवाल, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्राचीर से बोला कि हमें क्यों नहीं माताओं बहनों के अस्मिता का ख्याल रखना चाहिए, एक तरफ वो भाषण दे रहे हैं और दूसरी तरफ जिस गुजरात में उनकी 25 साल से सरकार है, वहां बिल्किस बानो के दुर्दांत अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला पहनाया। इस कृत्य को इस देश की कोई सभ्य नारी नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। मेरा मनोज काका इतना सवाल था, मेरा ये सभ्य नारी नहीं पसंद करेगी, आपके पॉइंट वैलिड है में सावित्री फुले के साथ कह रहा हूं कि उसी गुजरात का परिणाम ये क्यों बता रहा है कि इतनी बड़ी जीत कभी बीजेपी को मिली नहीं जितनी अब हो गई। इसका मतलब जनता के बीच जो मैसेज आप लोगों को कन्वे करना चाहिए वो नहीं हुआ। बार बार बोलने के बावजूद सभी राजनीतिक दलों ने यह विषय उठाया, लेकिन नहीं हुआ। के शर्मा जी कि सारा कामकाज अगर राज्यों में खराब हो रहा है तो उसके पीछे आपके गवर्नर हैं। देखिए, केजरीवाल जी के लिए लेकर कुछ बोलने की आवश्यकता से राम जी इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति तो पहले से अपने आप को घोषित कर चुका है कि मैं अराजक व्यक्ति हूं, मैं इस देश के संविधान को नहीं मानता। आपको अच्छी तरह याद होगा, इसी रेल भवन के सामने उनका ये सबसे जो है प्रतिष्ठित बयान है। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं अराजक हूं, मैं नहीं मानता ये सब चीजों को। तो वो कुछ भी बोलने के लिए सक्षम है, वो किसी भी संवैधानिक संस्था को नीचे गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी उनको पता है ऑलरेडी कि क्योंकि जमीन दिख रही है तेलंगाना से अब जो है टीआरएस की सरकार जाने वाली है, जगह जगह हार इनकी सुनिश्चित है। तो ये सारी चीजें, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं निश्चित तौर से कि क्या है राम जी कि इस समय जो 400 दिनों का प्रश्न है, मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि हमारे विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध में पूरी देश की सारी पार्टियां बैठी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस जो कि हमारे सामने उसमें है, वो तो विरोध में है ही, विपक्ष में, बाकी सारी क्षेत्रीय दल हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सारे चीजों के विश्लेषण के बाद कहा कि देखिए कि हमारे सामने चुनौतियां क्या है, और ये पहले से, आज से नहीं है, 2014 से हमारे सामने खड़ी हैं। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें अलग अलग तरह से हर क्षेत्र में अपनी तैयारी को करना है। तो ये 400 दिन का समय हमें एक बार पुनः जो हम तैयारी करते आ रहे हैं उसको और सशक्त रूप से आगे बढ़ना है। और जो राजीव रंजन साहब के पास जाने का बात है, मैं वो बता दूं कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसके तहत उन्होंने बार बार ये कहा कि निश्चित तौर से हमारा काम केवल सत्ता नहीं, हमारा काम जन सेवा है, सेवा है। कोरोना काल में जैसे हमने सेवा किया, अन्य काल में किया, वैसे जनता के बीच जाइए, सभी वर्गों के बीच में उसी तरह से आप चुनाव के वक्त सेवा बढ़ी जाती है, वोट देना में भी कोई दो राय नहीं है। और ऐसा बढ़ जाए तो लोग समझते हैं चुनाव के वक्त ये सेवा का भाव बढ़ी जाता है। सभी राजनीतिक दलों में अचानक सेवा की चेतना जगती है कि हम भी याद दिलाना आवश्यक होता है, सेवा करते रहें, ठीक है। लेकिन राजीव रंजन जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, आप जो बिहार में इस वक्त झेल रहे हैं, आपका अभी अभी गठबंधन बना है, ताजा नई सरकार का गठन हुआ, और उसमें भी किस तरह के हालात हैं। तो एक तरफ इस तरह की तैयारी और दूसरी तरफ आपको इनको मजबूत चुनौती देनी है। आप लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में पता चलेगा कि क्या होता है, जेडीयू से अलग होने का मतलब बीजेपी अलग लड़ेगी। क्या उस तरह की ताकत विपक्ष बनकर सामने खड़ा हो पाएगा? मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैंने चर्चा की हिमाचल और एमसीडी के हार की जी। 2022 में अपनी जीत तो इन्हें याद है, 2022 की हार इन्हें याद नहीं है। और आपने भी गुजरात को ही पकड़ लिया कि गुजरात में ऐसा हुआ। आपने हिमाचल और एमसीडी की पराजय पर भारतीय जनता पार्टी से न पूछा, न अपनी कोई तो अगर कोई कहे कि 7 में से 5 दो रहा कैसे चला परिणाम, नहीं, या इलेक्शन का एनालिसिस मैंने ये कहा था 7 में से 5 दो रहा तो आपको लगता है बेहतर है तो अच्छा है। 2000 अगर आपको यही दोहराना है तो ये तो बोल चुके हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के मित्र।
अगर आप उनके तर्क से सहमत नहीं है तो आप उसे काटिए। नहीं, वो दोहराने में आप उनका समय क्यों, आप हमारा समय मत उसमें वेस्ट कीजिए ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप धारा प्रवाह उनकी बातें सुनते हैं और अनर्गल प्रलाप भी सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कुछ कहा उस पर आपने किससे प्रतिक्रिया मांगी? जिन्होंने अखिलेश यादव के बयान को बतौलेबाजी कहा। आप संसदीय गरिमा के अनुसार बतौलेबाजी शब्द की को आप क्या कहेंगे, ये आपको अब आपका विशेषाधिकार है, मैं इसमें नहीं छेड़ूंगा। मैं एक बात कहूंगा, ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है जी। और देश में जो गैर बराबरी बढ़ी है, 40% संपत्ति पर आज इस देश के 1% लोगों का कब्जा है। 166 खरबपतियों पर, जो 142 से 166 हुए, और ऐसे दौर में हुए जब लोगों की नौकरियां छिन रही थी, लोग लगातार कोरोना से मर रहे थे, लोगों की आमदनी घट रही थी, कंपनियों में ताला बंद थे। आपकी आर्थिक नीतियों की असफलता से एक ज्वालामुखी धधक रहा है इस देश में। 2 जून की रोटी के लिए आप भले ही निवाले उनके सामने में रख रहे हो, लेकिन इस देश की जो मानसिकता है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। और उपचुनाव के जो नतीजे हैं, हिमाचल का जो नतीजा है, नहीं तो अभी तो ये बोलते कि मुसलमानों ने हरा दिया, तो हिमाचल की आबादी 70% मुसलमानों की नहीं, और ना दिल्ली में 70% मुसलमान है। नहीं, लेकिन आप हिंदुत्व तो चलेगा और न धर्मों को बांटने की राजनीति चलेगी। अगर एक बात आपसे राजीव पढ़े लिखे पूछी जाए समझदार लोग कि आपकी चेतना कब जगी कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, ये खाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक विसंगति है, ये चेतना कब जगी? 4 महीने पहले आप दोनों हाथ मिलाकर सरकार चला रहे थे, तब तक आपकी चेतना नहीं जगी कि ये विसंगति है। सुनिए ना जी, दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य से एक प्रवक्ता मिलता है और एक पाकिस्तानी अंपायर मिलता है, तो मैं इस परिस्थिति को जानता हूं। आपको वही कहना है जो आप कहेंगे, मुझे तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि अगर ये आर्थिक असमानता इतनी थी और जेडीयू के लिए इतना बड़ा मुद्दा है, आपको जरूर कहना चाहूंगा कि तो अगर हम लोग तो पहले से मौजूद थे तो आर्काइव में जाइए, आर्काइव में जाइए और बड़े सवालों पर हमारे दल की असहमतियां भी आपको मिलेंगी। पहले बोलिए, जो लोग हाथ हिला रहे हैं और वो तरह तरह की मुद्राएं जो दिखा रहे हैं, ये उनकी हताशा और बौखलाहट है। एक वाजपेयी जी को चर्चा में लेके आइए, फिर वारिस पठान जी की पास चलना है, लेकिन एक वाजपेयी, क्या ये जो विसंगति है, गरीब का गरीब होना, अमीर का अमीर होना, ये वाकई देश के लिए हमेशा से बड़ा प्रश्न रहा है और हर चुनाव से पहले विपक्ष के नेता इसको जोर शोर से उठाते हैं। मुश्किल यह है कि जब सत्ता में चले जाते हैं तो उसी समीकरण को सामान्य परिस्थिति देश की मानकर उस पर काम करने लगते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि याद करिए 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और उसके बाद गरीबी क्या हट गई, ये सवाल है। तो गरीबी हमेशा से रही है, लेकिन इस सरकार का फर्क ये है कि इस सरकार ने प्राथमिकता जो दी है वो गरीबी हटाने को दी है, गरीबों को दी है। मतलब इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि गरीब के घर कैसे खाना पहुंचे, गरीब के घर कैसे संसाधन बने, कैसे उसका शौचालय बने, कैसे उसको पक्का मकान मिल जाए, कैसे उसके घर में नल लग जाए, कैसे उसके घर में बिजली पहुंच जाए। ये बाकी सरकारों का नहीं रहा है। अगर रहा होता तो ये गरीबी कब की हट गई होती, नंबर 1। नंबर 2, राजीव जी अभी हमारे भाई साहब ये कह रहे थे, भाषा का बड़ा इन्होंने ज्ञान दिया। इनके मुख्यमंत्री को इनका अलाई जो है वो शिकंडी कह रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। ये तो इनकी मतलब लिमिटेशन है। तो दूसरे को क्या कहेंगे? जानकारी नहीं है, सब पता है हमें, वाजपेयी जी सब पता है, जानकारी नहीं है। बहुत ही कठोर शब्दों में अरे भाई शोकत नोटिस से नहीं होता है, स्पष्टीकरण पूछा है। और आपका दल क्या है? अरे वो रोज होता है स्पष्टीकरण। राजीव जी आपको भी पता है स्पष्टीकरण क्या होता है, कब पूछा जाता है, ये आपको भी मालूम है। मैं जान किसका स्पष्टीकरण पूछोगे? मुझे पता है। शिक्षा मंत्री का क्या हुआ? आज नीतीश जी ने बयान दिया है, दोनों दल खेल रहे हैं। नीतीश जी ने बयान दिया है कि शिक्षा मंत्री अगर दल में नहीं चाहते तो हम क्या करें? नसीहत मत दीजिए, और शिक्षा मंत्री नसीहत मत दीजिए।
आपके दल के 2 टुकड़े में कौन एनडीए में रहेगा? हमें ये नहीं, हम तो फैक्ट बता रहे हैं। आप जरूर रहिएगा, बता रहे हैं कि आप एनडीए में ही रहिएगा। कैबिनेट मंत्री जो है कोई फैक्ट नहीं पर मुख्यमंत्री एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता? क्यों नहीं एक्शन ले पाए? सुनिए ना, क्यों आप पंगु बने हुए हो? कोई फैक्ट नहीं बता रहे हैं। इतनी ज्यादा है आप सत्ता की रोटी सेकना, ये देश की और केवल और बिहार, अरे छोड़िए ना भाषण, बिहार कहाँ खड़ा है? बता दिया बकायदा आपस में। पहले दिल्ली दरबार आयोग ने एक डाटा बिहार दरबार में मिलाई। ठीक है, बिहार सबसे संभला नहीं है। 17 सालों से आप राज कर रहे हैं। मैं आपको डाटा साल से लालू प्रसाद वारिस पठान जी को कहाँ पहुंचा बिहार? मैं आपको डाटा देता हूं, पार्टी की पूरी कुंडली में रखता हूं। सबकी अपनी मजबूरियां हैं, सबकी अपनी दिक्कतें हैं और सब उसको समझते हैं। नीचे से पहला कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई आरजेडी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, सबका गठबंधन का धर्म है। लेकिन वारिस पठान, जनता को समझाने में कहीं दिक्कत आती है क्या विपक्ष के लोगों को? और बार बार एकजुटता का प्रश्न उठता है, वो तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि हम तो अलग से लड़ते हैं और किसी के साथ जाने की का कोई सवाल नहीं। लेकिन फिर भी पब्लिक को कन्विंस तो करना पड़ेगा अगर आपको सरकार को हराना है तो। देखिए, सरकार को तो हराना ही है, सबका मंशा एक ही है, हमारा भी मकसद एक ही है कि हमको बीजेपी को हराना है। अब जिसको, चाहे कोई भी पार्टी हो सेकुलर, जो चाहती है कि बीजेपी को हराना, तो आए हमारे पास, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर लड़े, हम बीजेपी को हराएंगे। मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन जरा भी नहीं है। अगर विपक्ष ने सोच लिया तो मोदी को हराया जा सकता है आसानी के साथ, और हमने तो एग्जाम्पल भी सेट किया। लेकिन वारिस पठान, आप नहीं जाएंगे किसी दल के पास? महाराष्ट्र से एक ही जगह चुनाव, पहली मर्तबा चुनाव लड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वहां हमने सिटिंग एमपी जो था सेना का 25 साल का, उसको हरा दिया। अब हराना जरूरी भी है, क्योंकि जब से भाजपा वाले सत्ता में आए हैं, इन्होंने एक तरह से पूरे देश के अंदर एक नफरत की राजनीति, पूरी तरफ नफरत फैला दी है इन्होंने, हिंदू मुसलमान के नाम पे। अब तो रंग को भी इन्होंने बांट दिया, भगवा कलर हिंदुओं का, हरा कलर मुसलमानों का, अब रंग के नाम की भी डिवीजन कर दिया लोगों ने। और जब से आए, देखिए, एक तरह से मैं तो कहूंगा कि बीजेपी वालों ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है साहब। इनको हमारे हिजाब से तकलीफ है, इनको हमारे मदरसों से तकलीफ है, इनको हमारे खाने पीने से तकलीफ है, अब हर चीज की इनको हमसे तकलीफ है। मगर मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे सबका साथ बताइए मोदी जी आप, जब आप संविधान को नहीं मानते? वो संविधान जो इक्वालिटी की बात करता है, जिसमें जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को देश में, उतना अधिकार वारिस पठान को भी है। मुझे तो उनसे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि वारिस पठान के दादा तो वो थे जिन्होंने लेकिन इक्वालिटी की बात पे आप लोग कानून की बात आए तो आप कहते हैं कि ये बाय चॉइस अपने देश भारत में रह रहे हैं। अगर कोई बीजेपी का कहे कि हमने कमेटी बना दी गुजरात और उत्तराखंड में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून की बात देश में होने लगे, तो आप लोग कहते हैं ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, इनकी मंशा हमारे खिलाफ है। ला नहीं सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर चलिए बताइए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है मोहन साहब, तो दया भागा स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर चलाएंगे या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट्स पे चलाएंगे? हमारा देश मल्टी कल्चरल है, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं हम, विभिन्न त्योहार, विभिन्न फेस्टिवल, विभिन्न लोग अपने अपने तरह से अपने अपने हिसाब से जीते हैं। कहीं पर हमारे देश में गाय यम्मी है तो कहीं पर गाय मम्मी है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पे क्या करेंगे, किस तरह का कानून लाएंगे? वहां पर एक कानून है गोवा के अंदर ही, अगर एक हिंदू आदमी शादी करना चाहे दूसरी तो कर सकता है, अगर 31 साल की उसकी बीवी और अगर मेल उसको बच्चा नहीं हो रहा हो तो उस कानून का ये क्या करेगी सरकार? तो हमारे देश के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसके अंदर टैक्सेबल का स्ट्रक्चर अलग कुछ है, तो किस तरह से हमारे देश के अंदर ये ला सकते? मगर लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं तो भटकाना है ना। तो आपको अगर वो ला नहीं सकते, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, टीवी पे जाते तो फिर आप इतना विरोध कर देते हैं कि ऐसा लगता है फिर कांग्रेस कहती है कि आप लोग जो है वो बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही ये कि ये लोग हमारे पास आए, कंधे से कंधा मिलाएं। क्या वारिस पठान ये नहीं मानते कि AIMIM एक छोटा दल है और उनको जाना चाहिए बड़ी पार्टियों के साथ कि हम भी आपके साथ लड़ना चाहते हैं मिलकर? नहीं, देखिए दल छोटा या बड़ा राम साहब नहीं होता, कभी बीजेपी भी दो ही थे ना, ठीक है, आज 365 है, हम भी दो है, आगे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे लड़ेंगे जीतेंगे। और हमको यकीन है कि लोग हमको मोहब्बत से तो नवाज रहे हैं और भी मोहब्बत से नवाजेंगे, दुआओं से नवाजेंगे और हमारे भी उम्मीदवार जीतेंगे। देखिए हार जीत लगी रहती है, आज हारे कल जीतेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना, हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं, और ये नामुमकिन नहीं है।
सत्ता बना सकते हैं, सरकार आ सकता है, सब कुछ होता है, मगर हमने बताया। अब कांग्रेस का तो आप जाने दीजिए, उनका क्या बोलूं मैं, उनका तो आपके नेता बोल चुके हैं, वो हारते हैं, वो पूछ लेते हैं कि ये वो हारते, इनको ठंड नहीं लगती है, जिन्हें क्या, बड़ा वायरल हुआ उनका बयान। हाँ तो क्यों पूछा? नहीं, आप राम साहब सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, तो मैं जवाब देना चाहूंगा इस बात का। राम साहब ने क्या कहा? हमने ये कहा ना कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वहां पे उन्होंने कहा कि मैं जो हूं मैं नहीं हूं, मैंने समझो मैं अपनी बात करूंगा, मैंने वारिस पठान को मार डाला, आप जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, आपकी सोच में मैं हूं, आपकी समझ में मैं नहीं हूं, मुझे ठंडी नहीं लगती तो मैं क्या हूं? तो हमने सवाल किया, अगर जिसको ठंडी नहीं लगती वो जीन या भूत होता है, क्या गलत पूछा, उसमें क्या बुरा लगाने वाली बात है? चलिए बताइए, सिंपल बात है। उससे कम से कम ये समझ में आया कि उनके साथ आप नहीं जाने वाले। नहीं, मतलब आपने गलत नहीं पूछा, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया कि आप उनके साथ नहीं जाने वाले, ये मैसेज क्लियर है। जिसको भी जाना है साथ में, हाँ आइए हमारे साथ में मिलकर लड़ेंगे, बात बराबरी की होगी, कैलेंडर बदल चुके हैं, अब हिस्सेदारी की बात होगी, आइए साथ में बैठिए। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा है ना कि ठीक है, आइए आप हमारे पास लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को, लेकिन आप अहंकार को तो छोड़िए। कांग्रेस की बर्बादी का सबसे बड़ा जो देश को जोड़ने जब निकले हैं तो आपको बहुत से राजनीतिक दलों को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अकेले एकला चलो की भावना से जीता नहीं है। बस मोनिका जी से रिस्पॉन्ड दे दो आपकी बात। जी जी देखिए सर, ऐसा है वारिस जी कंप्लीट करने दीजिए, 10 सेकंड वो मांग रहे हैं, मोनिका जी 10 सेकंड मांग रहे हैं बस। जी जी अब सुनिए राम साहब, सुनिए राम साहब, अभी मैं लाइव एग्जांपल आपको एक बताता हूं। अभी गुजरात का चुनाव हुआ, हम लोग सिर्फ 13 सीटों पे लड़े, जिसमें 3 हमने नॉन मुस्लिम भाई बहनों को टिकट दिया, हार जीते, चलो आज हारे कल जीतेंगे। कांग्रेस तो पूरी के पूरी सीटों पर लड़ी, फिर क्यों बीजेपी को हरा नहीं सके ये लोग? अब ये बीजेपी को हरा नहीं सके तो इनकी हार का टिकरा हमारे सर पे फोड़ना, ये कहां का न्याय और कहां का इंसाफ है? आप खुद के अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, ओनिका जी बता देते, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है ओनिका जी, फर्क नहीं पड़ता, उत्तर दीजिए, उत्तर ये एग्जांपल है, बताइए ना क्यों आप नहीं हरा सके? ठीक वारिस जी, हो गई आपकी बात। ओनिका जी सर देखिए, जो फॉल्स नैरेटिव अभी तक चल रहा था या फोटो ऑप्स चल रही थी, वो जमाने खत्म हो गए, अब रियलिटी बेस्ड चीजें चल रही हैं। और रहा सवाल कांग्रेस का, राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो नेशनल पैन स्प्रेड है वो कांग्रेस पार्टी का ही है, बाकी जो पार्टीज हैं वो क्षेत्रीय रूप में अपने स्ट्रांग है, उसमें हम जुटला नहीं सकते। तो उसके हिसाब से ही आपकी बातचीत या वार्तालाप होगी। लेकिन जो कांग्रेस का प्रेजेंस ऑफ पैन इंडिया है, आप कांग्रेस जो है वो जाहिर सी बात 8 सीटों में लड़ेगी, लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व है वहां समझ आते कि उनसे कोलैबोरेट करके आगे बढ़ें। सवाल यहाँ ये नहीं होता कि हम किसको हराने चले, क्या करने चाहिए, सवाल यहाँ होता है मूलभूत जो बातें हैं देश की, उसको कौन उठा रहा है। हमें ये नहीं देखना कि हम सिर्फ बीजेपी को हराने की बात नहीं कर रहे। बात यहाँ पर ये हो रही है जिस तरह से ताकतें देश को बांट रही हैं, धर्म के नाम पर भी, आप राहुल जी ने भी कहा सारा दिन हिंदू मुस्लिम डिबेट होती है, उसके अलावा कोई मुद्दे नहीं होती। साथ ही प्रज्ञा क्या कहती है, तुरंत लाइव दिखाया जाता है, लेकिन जो देश में सही बातें हैं उसका प्रचार कहीं नहीं हो रहा। तो बहुत जरूरी है कि युवाओं की बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात है, फार्मर्स की बात है, ये मुद्दे कौन उठाएगा सर? तो उन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, ना कि फोटो ऑप्स हो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी गए गुफा में तपस्या करने या ढिमकाना करने या ये ड्रेस बदली, वो मुद्दे नहीं है। आज राहुल गांधी की टी शर्ट और जूतों पे उतर आए हैं लोग। तो मुद्दे से भटकना बीजेपी और बाकी पार्टी का शायद धर्म होगा, कांग्रेस इस राह पे नहीं चलेगी। कांग्रेस की शुरू से जो आइडियोलॉजी रही है, माना उससे हमें हार मिली, हमें भी गलतियां की, लेकिन उस गलतियों का सुधार भी कांग्रेस पार्टी करती है। आत्मविश्लेषण होता है। उदयपुर शिविर में क्या बात हुई, टास्क फोर्स बनाई गई, उसमें भारत जोड़ो यात्रा एक कर रही थी, उसके अलावा फाइनेंशियल डिबेट्स है, इकोनॉमिक स्तर पे हमें क्या करना है, तमाम वो बातें पार्टी के अंदर वो की गई जिसके राह पे हम चलेंगे। तो कांग्रेस की विचारधारा शुरू से यही रही है कि आप प्रेम और उस भाषा से आप चलिए, देश को एक चलिए, नफरत की राजनीति हम नहीं कर सकते। उसमें जो पार्टी हमारे साथ जुड़ना चाहती है उसका स्वागत है, जो नहीं जुड़ना चाहती वो नहीं जुड़ेगी। के शर्मा जी देखिए, मैं तो कांग्रेस पर की टिप्पणी करूंगा कि उनकी प्रवक्ता इतना ही विश्लेषण कर लें कि वर्तमान में कांग्रेस क्या राष्ट्रीय दल की स्थिति में है। ये अलग बात है कि उन्हें उसकी जो है वो प्राप्त है, पर कुल 3.5 राज्यों में बचे तो आपकी हालत तो क्षेत्रीय दलों से भी बुरी होती जा रही है। तो आप तो कम से कम ये इतना क्षेत्रीय दलों को इतना नीचे मत दिखाइए। और सच में ये है राम जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो है मोदी वर्सेस ऑल है।
और ये जो विपक्ष है, एक अनार 100 बीमार की तरह दिख रहे हैं। ये एक अनार है और 100 बीमार है। इसलिए आज आप चंद्रशेखर उसका टीआरएस का भी देख रहे हैं, उधर राहुल गांधी जिनको बुला रहे हैं, लोग उनको चिट्ठी लिख के उनकी चिट्ठी वापस कर दे रहे हैं। कोई नकार रहा है, कोई दुत्कार रहा है, कोई बहका रहा है, कोई कुछ बहाने बना रहा है। तो ये विपक्षी जो एकता है उसकी हालत इस तरह है, उस कहानी की तरह है जैसे एक जार में जो है अंदर डाले गए 100 केचुओं की तरह। ये एक केचुआ अपनी टांग ऊपर करे, दूसरा उसकी टांग नीचे कर देता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये विपक्षी एकता जो है इसको हम आपने भी ये देखा होगा कि कई बार आप कह रहे हैं कि आपको विकल्प दिखता नहीं है, मोदी जी के मुकाबले कौन खड़ा होगा आपके लिए, ये प्रश्न है। लेकिन जो बुनियादी प्रश्न पैनलिस्ट उठा रहे हैं, महंगाई के विषय को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट को लेकर, ये जो बुनियादी प्रश्न है इनके उत्तर बीजेपी को जनता को देने पड़ेंगे, क्योंकि जनता से ही वोट लेना है। और अगर उनके पास विकल्प नहीं होता तो फिर कई बार ऐसा होता है कि वो बटा हुआ मैंडेट देते हैं और उसमें फिर आपका गठबंधन का कौशल काम करता है। बिल्कुल राम जी, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं। बिल्कुल बुनियादी जो प्रश्न है, जनता के प्रश्न है, उसका जवाब हमें देना है। हम जनता को दे भी रहे हैं और जनता इस देश की समझ भी रही है। हम नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है, लेकिन वो ये भी देख रही कि विश्व स्तर पर हालात क्या है। वो ये भी देख रही है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था पे पहुंच गई है। विश्व में हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है। उनको ये भी पता है इस देश की जनता जो है मूर्ख नहीं है। इस देश की जनता जान रही है कि अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब देशों की तुलना में भारत में जो है महंगाई कितने नीचे स्तर पर खड़ी है। जबकि भारत ये जो है रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसका जो है सप्लाई ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। कोरोना से पूरे विश्व की हालत खराब है। पूरे देश में, पूरे विश्व में महंगाई का, मंदी का असर है। फिर भी भारत अपने आप को संभालकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी अर्थव्यवस्था, जो एक अच्छी रणनीति है, उसको लेके आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, विश्व में भारत का किस तरह से पहचान भी बन रहा है, तो जनता इसको समझ के तो मनोज यादव जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात पर। मनोज यादव जी, राम मोहन जी, मैं कहूंगा, साथी से कहूंगा कि कम से कम इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, कुछ ऐसे अखबारों को भी पढ़ लिया करिए। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान वर्धन करके आएंगे। देश का विकास जरूर हुआ, कहां नहीं हुआ। जिस देश के 70 सालों में संस्थान बनाए गए, रेलवे बनाया गया, एयरपोर्ट बनाया गया, बंदरगाह बनाया गया, शैक्षणिक संस्थान बनाया गया, उन शैक्षणिक संस्थानों में लखनऊ के संदर्भ में मैं कहूंगा कि एक यूनिवर्सिटी का, कानपुर यूनिवर्सिटी का वीसी 1000 करोड़ का आरोपी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पर एफआईआर किया। लेकिन उस वीसी को, कुलपति को आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं पकड़ पाई। मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिया। आपका विकास यही तो है कि आप सारे संस्थानों को देश के एक उद्योगपति को बेच रहे हैं। सरकार का काम बेचीकरण करना नहीं है साहब, सरकार का काम निर्माण करना है। अब इस देश का दलित और पिछड़ा वर्ग भी जानना चाहता है कि जिस संविधान के प्रस्तावना में उसे प्रतिष्ठा और अवसर के समता की बात करी गई, अब सुन तो लीजिए शर्मा जी, उस प्रतिष्ठा और अवसर के समता को आप समाप्त करना चाहते हैं। जब इस देश का नौजवान और पत्रकार, सुन लीजिए, जब उत्तर प्रदेश का दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आप नमक और रोटी खिला रहे हो तो आप जेल भेज देंगे। जब वो रामपुर का पत्रकार आपको दिखा देगा कि आप इलेक्शन में किस तरह से पुलिस का तांडव कर रहे हैं तो आप उसको जेल भेज देंगे। तो कम से कम पत्रकारों का भी सम्मान करना सीखिए। और लोकतंत्र के जितने सारे मानक हैं, सारे मानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमजोर हुए हैं। और आपने जितना हो सकता है तानाशाही के सारे मापदंड अपनाए हैं, लेकिन इस देश की जनमानस, गरीब जनता, सभी लोग जान चुके हैं कि आप देश का विकास नहीं कर रहे हैं, विकास अपना कर रहे हैं। हजारों करोड़ का जेट खरीदते हैं, उससे अपने वैभव विलास का प्रचार करते हैं और इस देश के लोगों को 5 किलो राशन देते हैं तो लाभार्थी बताते हैं। आप किसके लाभार्थी हैं? इस देश के लोगों ने उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का, मनोज काका जी। और अपने शर्मा जी, मैं खत्म कर रहा हूं जी, अपने संख्या पर इतना घमंड मत करिए। अभी पहली बार 1977 में पहली बार श्रद्धेय
वाजपेयी जी श्रद्धेय इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी 1977 में जनता दल की सरकार में विदेश मंत्री बने थे। तो आपकी भी उपज जो है वो समाजवादी सिद्धांत थी, लेकिन बाद में आप नफरती हो गए। बाद में अब आप सोचिए, आपका इतिहास यही है कि इस देश के प्रथम गृह मंत्री ने आरएसएस को कहा कि पूज्य गांधी के बाद, हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी। इससे ठीक है, अब विषयांतर मत कीजिए आप। अगर आप आरएसएस के इतिहास पे, ये सब सवाल है, गांधी और गॉडसे पे जाना चाहते हैं, वो विषयांतर फिर हो जाएगा। अभी हम देश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आज की प्रासंगिकता पे बात कर रहे हैं। के शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि उत्तर आप उसी विषय पर दें। जी मुझे खुशी है डॉक्टर लोहिया ने राममोहन जी कहा। जी बस के शर्मा जी से उत्तर ले लीजिए अब इनको थोड़ा आज के विषय पे। ठीक, एक मिनट हो गया मनोज जी, प्लीज। मैं आज ही के विषय पर देखिए, बस के शर्मा उस पर रिप्लाई कर रहे हैं जो आपने बात की। जी ठीक है, अमीर उत्तर भी लेते जाइए आप। मोहन जी, ये रिकॉर्डेड टेप इस देश, ठीक है, सुनिए, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, अब इनको बंद कराइए ना, प्लीज। हाँ, अब देखिए राम मोहन जी, ये रिकॉर्डेड टेप जो है इनका, ये 2014 से कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यू पूरा देश उसको सुन रहा है। लेकिन आप पर विश्वास करता क्यों नहीं देश? इसलिए नहीं करता क्योंकि आपकी विश्वसनीयता नहीं बची है, आपके नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं बची है, आपके पार्टी की विश्वसनीयता नहीं बची है। उन्हें पता है कि ये गुंडा टैक्स वसूलने वाले लोग हैं, ये सफाई में जो है आम जनता की पैसा से नाच गान करा के अय्यासी करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के कुएं में डूबे हुए लोग हैं, ये जो है आए दिन जुल्म और अत्याचार करने वाले लोग हैं, जाति संघर्ष को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो इसलिए आपके जैसे नेतृत्व पर मेरे भी एक एक करके मनोज जी एक एक करके, ठीक है, अब उनको मिर्ची लगेगी मेरी बात, एक मिर्ची लगेगी उनको, क्योंकि मैं उनकी सच्चाई बोल सब्सिडी पर कृषि यंत्र नहीं, आप इनको बंद कराइए ना। एक करके मनोज काका जी, देखिए आपने अपनी बात रखी है, सरकार खा गई। अब के शर्मा को बात रखने दीजिए, बाकी मेहमान भी है मेरे पास। जी ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया, आपकी बात दर्शकों ने सुन ली, वो विश्वास करेंगे अगर आपने सही कहा होगा तो। सब्सिडी में यंत्र मिलता था, ठीक है, के जी को उत्तर दे दीजिए। ठीक है, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलती थी, वो ठीक है, आपको डाउन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलो मनोज जी प्लीज। ये तो टेपरी काट की तरह बज रहे हैं, तो हम क्या करें? ठीक है, कंप्लीट कीजिए के जी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आश्चर्य है कि ये सारी बातें आपकी जनता सुनती क्यों नहीं है। इसलिए नहीं सुनती क्योंकि आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच बची नहीं। जनता ने आपको अवसर दिए थे, लेकिन आपने उस समय क्या किया? आपने गुंडा टैक्स वसूला, लोगों पे अत्याचार किए, जाति भावना के आधार पर सरकार चलाई, आपने अयासी सिपाही, सबको पता है आपने क्या नहीं किया उस समय जनता के साथ। इसलिए जनता 3 बार से 4 बार से आपको अब नकार रही है, आपकी विश्वसनीयता बची नहीं, क्योंकि आप जो झूठ बोलते हैं, हम बिल्कुल विश्वास से कहते हैं कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हम उसका संज्ञान भी लेते हैं, समाधान भी करते हैं, हर स्तर पर कोई ऐसी चीज नहीं है। और देश की जनता को विश्वास है कि कुछ भी समस्या होगी तो उसका समाधान यदि कोई कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार कर सकती है, उनका नेतृत्व कर सकता है। इसलिए बड़े बड़े भी जो भी समस्या है, कोरोना जैसे संकट काल को भी हमने जो है पूरे विश्व के स्तर पर सबसे अच्छे ढंग से हमने जो है उसका समाधान किया। और ठीक है, उसमें महामारी थी तो उसके प्रकोप भी हुए, लेकिन जिस तरह से हमने जनता को सहायता पहुंचाई, आज गरीबों के लिए हम जो काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के तहत जो अनाज दे रहे हैं, जो शौचालय बना रहे हैं, घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, लोगों के यहाँ जो नल से जल पहुंचा रहे हैं, तो जनता हमारा काम देख रही है ना। तो हम इसलिए कह रहे कि हमको वोट क्यों मिल रहा है, जनता हमको क्यों आशीर्वाद दे रही, और वही दूसरी तरफ आपको सिरे से खारिज कर देती है। इसलिए खारिज करती है क्योंकि उनको पता है ये भ्रष्टाचार की टंकी है। राजीव रंजन जी, ये पैमाना बेहतर हो सकता है कि जनता अगर देखे, उसका विश्लेषण करे, अगर उसको लाभ मिल रहे हैं, अगर उसकी मूलभूत समस्याओं में कमी आ रही है, उसके आधार पर वो इस बात का चयन करे कि कौन सी पार्टी उन्हें चुननी है और कौन सी पार्टी को हराना है, बजाय इसके कि कौन राजनीतिक दल मजबूत है और कौन राजनीतिक दल कमजोर। नहीं, राजनीतिक दल मजबूत हैं कमजोर हैं, इसका पैमाना तो जनता का निर्णय होगा। और जब रूलिंग पार्टी अपनी ओर से या रूलिंग अलायंस अपनी ओर से सरकार के उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटेगी तो विपक्ष उन खामियों को भी बताने का काम करेगी जो उसे दिखती है। ठीक है, और मुझे लगता है स्वतंत्र ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है, ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे,
हमारी भी चिंता इन्हें नहीं करनी है कि ये कौन कौन लोग कैसे जुड़ जाएंगे, इसलिए कि बगैर गठबंधन के इनकी कठिनाइयां भी आने वाले समय में बढ़ेंगी। गठबंधन बड़ा होगा तो मुश्किलों में वो किसी भी अलायंस, किसी भी दल के लिए वो सहयोगी दल काफी काम आते हैं। अटल जी ने इस बात को पहचाना था, मोदी जी को समझने में देर हुई, तब तक उनका कुनबा बिखर चुका है और आने वाले समय में सहयोगियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी, इतना तय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पहले 2023 आएगा, फिर 24 आएगा, जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे, जब तक आप ये निर्णय नहीं करेंगे कि आपको कहां पहुंचना है, तब तक आप अपनी ऊर्जा किस तरह से लगाएंगे और अपने लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ राहुल गांधी यात्रा के जरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग्स के जरिए इन चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी राजनीतिक दल भी इसी तरह से लगे हुए हैं। टक्कर 2023 की भी दिलचस्प होगी और 24 की बहुत दिलचस्प। ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही।